हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो भी आप लोगों की तैयारी होगी वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्री लेवल का कोर्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। और कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो उसमें प्री में इससे बाहर नहीं आता है जितना टॉपिक मैंने करवा दिया। एसएससी के कुछ टॉपिक बच रहे हैं और बैंक के भी कुछ मेंस वाले टॉपिक्स हैं जिनको मैं थोड़ा बता देता हूँ बेसिक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कुछ बच रहे हैं, जैसे कि आज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होने के बाद भी डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट बचेगा। तो मैं मशीन इनपुट बता दूंगा, डेटा सफिशिएंसी की मैट्रिक बता दूंगा। उसका कोई मेथड नहीं होता है, वो बस ये होता है कि मैं आपको बता दूंगा कि डेटा सफिशिएंसी को आप डील कैसे करोगे, ठीक है। वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ जाओगे कि कितना डेटा सफिशिएंट होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं कराता जाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्री लेवल का आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है बैंक का। एसएससी वालों के लिए 2-3 टॉपिक प्री लेवल के उनके बच्चे हैं और प्री में ही रीजनिंग आती ही है। तो एसएससी वालों के कोर्स के बेसिकली 2 टॉपिक और बचे हैं जो मैं करवा दूंगा अभी, 2-3 टॉपिक। बाकी बैंक वालों का ख़त्म हो चुका है, तो बैंक वाला प्री में लग जाए पूरे तरीके से। और आरबी एग्ज़ाम 12, 13, 19, 20 और 26 में होगा। अभी यही डेट आई है और एडमिट कार्ड आई होप कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो सब लोग अपनी तैयारी पूरा चालू रखो और बिल्कुल कोई रिश्वत रियायत देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करी हमने, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग किया, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर ब्लड रिलेशन, फिर इनइक्वालिटी, फिर सिलोगिज्म, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर पजल्स, और अब लास्ट में जो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस और आर्गूमेंट्स और कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन। मैं ये चारों ही डिफरेंट टर्म्स है, एजम्पशंस, आर्गूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन, बट इनका जो मोटिव होता है ना, एक चीज़ को, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना ही होता है या किसी प्रॉब्लम को कंक्लूड करना ही होता है। तो इसीलिए ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताता जाऊंगा और 1-2 क्वेश्चन कराते जाऊंगा जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इज ए स्टेप टू बी टेकन अप फॉर इम्प्रूवमेंट और फॉलो अप फॉर फर्दर एक्शन इन रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम, पॉलिसी एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एक स्टेप है जो कि लिया जाता है किसी प्रॉब्लम या पॉलिसी को या तो इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसमें मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन कहेंगे। अब कोर्स ऑफ एक्शन में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो 2 तरह के बन सकते हैं। एक है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है फैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे कि जब कोई सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन किसी प्रॉब्लम की बात करेगी और जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेगा, तो हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो। और जब फैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात होगी तो जब भी कोई प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एक सिंपल फैक्ट की बात करेगी, ठीक है, और जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो उस फैक्ट में इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, तो वो हमारा फैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है अगर वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको हम एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइस नहीं किया जाएगा जो कि फिजिकली प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आप पहले पढ़ो, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आपको दी गई है। थिंक एंड एनालाइज दी प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप पढ़ो और एनालाइज करो कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 2 रिडंडेंट प्रॉब्लम दी रहती हैं, 2 टाइप की प्रॉब्लम दी रहती है जिसमें से एक तो इम्पॉर्टेंट होगी, जो दूसरी होगी वो रिडंडेंट होगी। तो जो रिडंडेंट है उस पर फोकस नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट वाले को ही इम्प्रूव या फिर मिनिमाइज करने पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी प्रॉब्लम एनालाइज करोगे तो फिर तुमको एक लॉजिकल पॉजिटिव सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है। पॉजिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव सॉल्यूशन कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी एक्शन ऐसा है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रहा है पर वो बहुत निगेटिव है तो उसको हम
प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा लॉजिकल पॉजिटिव सॉल्यूशन को ही प्रेफर किया जाता है। फिर जब प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या ये लॉजिकल पॉजिटिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम मिनिमाइज कर रहा है या रिजॉल्व कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला एक स्टेटमेंट हमको दे रखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड वाई आर गेटिंग डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। इसका क्या कहने का मतलब है कि एक लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या में वार्ड वाई के जो लोग हैं वो लोग मलेरिया से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है? कोर्स ऑफ एक्शन में पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक अर्जेंट स्टेप्स टू कैरी आउट फ्यूमिगेशन इन वार्ड वाई। अब ये क्या कह रहा है कि जो उस शहर की म्यूनिसिपल अथॉरिटी है यानी नगर निगम है, उसको अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए दवाई का छिड़काव करने के लिए वार्ड वाई में। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरा क्या कह रहा है कि द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी करनी चाहिए ताकि वो ऐसे स्टेप्स ले सकें कि वो मॉस्किटो बाइट्स यानी कि मच्छर काटने का अवॉइड कर सकें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। तो ये दोनों ही स्टेप्स जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, पहली बात तो यही है, दोनों ही स्टेप्स पॉजिटिव है। ठीक है, और दोनों ही स्टेप्स लॉजिकल भी हैं। पर क्या ये प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मलेरिया है, मलेरिया को हमको ख़त्म करना है या कम करना है, तो उसके लिए ये दोनों ही स्टेप्स बहुत क्रूशियल है। इसीलिए ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होंगे। ठीक है, बोथ कोर्स ऑफ एक्शन विल फॉलो इन दिस केस। जो भी दो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है पहले और दूसरे में, वो दोनों ही पॉसिबल है और दोनों ही लिया जाना चाहिए बेनिफिट में वार्ड वाई के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेबल है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग्स अ चाइल्ड वॉज कॉट एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स इन द स्कूल। ठीक है, बार बार प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद एक बच्चा जो है वो पटाखे फोड़ते हुए स्कूल में पाया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको दिया गया। बार बार प्रिंसिपल ने वार्न किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है? कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि ऑल द क्रैकर्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड ही शुड बी थ्रेटन नॉट टू डू इट अगेन। मतलब सारे जो पटाखे हैं वो बच्चे से ले लेने चाहिए और उसको धमकाना चाहिए या डराना चाहिए कि वो आगे से ऐसा ना करे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव है। ठीक है, ये स्टेटमेंट निगेटिव है। ठीक है, इसका सेंस निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ दी रखी है जो निगेटिव सेंस है उसमें भी कई बार कंक्लूजन फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि उसको नॉट डू इट अगेन के लिए आप फिर से वार्निंग देने का ही काम कर रहे हो। ठीक है, जबकि वार्निंग तो पहले दी जा चुकी थी, प्रिंसिपल ने कई बार वार्निंग दे दिया था, फिर भी उसने ये काम किया। इसका मतलब है कि उसके ऊपर वार्निंग देने का कोई असर नहीं होगा, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? द चाइल्ड शुड बी सिवियरली पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एक्ट। ठीक है, तो अब आपने जब वार्निंग दे दी फिर भी उसने फॉलो नहीं किया, तो फॉलो अप एक्शन क्या होगा कि आप उसको पनिशमेंट दो। ठीक है, ताकि वो ऐसा दोबारा ना करे। ये भी एक नेगेटिव सेंस नहीं गया देखो, लेकिन ये एक सजेस्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन है क्योंकि ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और ये उस बच्चे के लिए ही अच्छा है। ठीक है, ह्यूमन इमोशन के हिसाब से ये उस बच्चे के लिए अच्छा है कि वो पनिशमेंट होगा। बार बार वार्निंग देने पे नहीं समझा, जब पनिशमेंट होगा तो फिर वो उस चीज़ को दोबारा डर से या कैसे भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है ना वो एडवाइजेबल है। ठीक है, तो आई होप कि जो कोर्स ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है और कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा हमारा वो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। प्रॉब्लम को वो मिनिमाइज या रिजॉल्व करेगा और लॉजिकल पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर कभी निगेटिव भी है तब भी उससे सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो रही है और किसी का ओवरऑल बेनिफिट उससे बाद में हो रहा है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइजेबल है। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको विजुअलाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो आगे इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन मीन्स समथिंग विच हैव बीन एज्यूम्ड, सपोज्ड और समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, एजम्पशन क्या होता है कि आपने कोई चीज़ अपने दिमाग में बना ली कि ये मैंने सोच लिया कि ये इस तरीके से ही होगा। ठीक है, भले वो हो ना हो, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया कि वो होगा और उसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, तो एजम्पशन अगर कभी किसी स्टेटमेंट के टर्म में बात करोगे कि कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड बहुत यूज़ होगा, वो होगा इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? आपको दो एजम्पशन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब ये एजम्पशन इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ, इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर ये एजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, ये कहने का मतलब रहेगा हमारा। तो एजम्पशन कैसा होना चाहिए इम्प्लिसिट होने के लिए? तो उसकी 4 कंडीशन है। सबसे पहला, इट शुड कनेक्ट विद द स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हमारा है उसके साथ एजम्पशन कनेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी एजम्पशन है वो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। निगेटिव एजम्पशन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ये गोल्डन रूल है इसमें। हालांकि कोर्स ऑफ एक्शन में सेम चीज़ नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसमें ये चीज़ कन्फर्म है कि अगर निगेटिव एजम्पशन है तो फॉलो नहीं करेगा। पॉजिटिव एजम्पशन होना बहुत ज़रूरी है और उसको स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको लॉजिकल एजम्पशन लाने हैं। ठीक है, लॉजिकल एजम्पशन मतलब जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड कर रहा हो सिर्फ वहीं इस एजम्पशन लाना है। कोई भी हाइपोथेटिकल अपने मन से अगर आप पुट ऑन करोगे तो वो आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, और एजम्पशन हमेशा प्री सपोजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम होने के बाद आप एज्यूम कर रहे हो, तो वो भी चीज़ नहीं है। एजम्पशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट में लिखा गया है वो काम एज्यूम करने के बाद ही हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो काम हो गया हो और फिर आप एज्यूम कर रहे हो। ऐसा नहीं, जब भी एजम्पशन होगा वो हमारे काम होने के पहले ही होगा। ठीक है, तभी ना स्टेटमेंट में काम होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तभी हमारा एजम्पशन ट्रू होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर रेड, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स टू गेट अ हाई पेइंग जॉब। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में क्या कह रहा है कि आप फॉरेन लैंग्वेज का एक कोर्स करो। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करो, उससे आपको क्या मिलेगी? हाई पेइंग जॉब मिलेगी। ये चीज़ एक न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में दे दी गई। ठीक है, हाई पेइंग जॉब देगा। अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि अब पहला एजम्पशन हमारा क्या है? दोज हु लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज गेट अ हाई पेइंग जॉब। ठीक है, अगर किसी ने उसमें एडवर्टीजमेंट डाला है तो उसने यही ना सोच के डाला होगा कि जो लोग सोच के डाला होगा, चाहे वेरीफाइड फैक्ट होगा। ठीक है, मतलब जो भी है उसने ये चीज़ तो दिमाग में उसके आई होगी कि दोज हु लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज गेट अ हाई पेइंग जॉब, यानी जो लोग विदेशी भाषा सीखते हैं वो लोग हाई पेइंग जॉब पाते हैं। तो ये तो एजम्पशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इम्प्लिसिट है। फर्स्ट एजम्पशन हमारा इम्प्लिसिट है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन क्या कह रहा है? ओनली अ फॉरेन लैंग्वेज कैन गेट समवन अ हाई पेइंग जॉब। ये चीज़ अगर होता, ओनली वर्ड जब भी यूज़ आ जाए वो निगेटिव सेंस देने लगता है। ठीक है, एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन, आर्गूमेंट वगैरह में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओनली जो होता है वो हमारा निगेटिव सेंस देता है। इसीलिए ओनली की वजह से ही ये एजम्पशन हमारा फॉलो नहीं करेगा, या ये एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, सिर्फ पहला एजम्पशन हमारा इम्प्लिसिट है। ठीक है, केवल पहला एजम्पशन। ठीक है ना, तो हमको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एडवाइज्ड all the PSBs to introduce rate of interest on home loans up to ₹25 लाख। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एडवाइस किया है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन्स पर कम करें। जो 25 लाख तक का होम लोन है उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है द पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑन ऑल होम लोन्स अप टू ₹25 लाख। ठीक है, तो अब देखो,
अब अगर ये चीज़ एज्यूम की गई है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, ये चीज़ जो है इसका मतलब है कि पब्लिक पीएसबीज ने गवर्नमेंट की एडवाइस ली होगी, ठीक है। मे रिड्यूस मतलब क्या हुआ कि वो अभी एडवाइस लिए होंगे गवर्नमेंट से, पीएसबीज ने एक एडवाइस ली होगी, तभी ना गवर्नमेंट ने उनको एडवाइस किया होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद का फॉलो अप एक्शन हुआ, ठीक है, ये इसके बाद का फॉलो अप एक्शन हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एजम्पशन पहला इम्प्लिसिट है, ठीक है, पहला एजम्पशन हमारा बिल्कुल इम्प्लिसिट है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, पीपल मे टेक ड्यू एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। अच्छा, अब ये जो है वो एक्शन लेने के बाद का काम है, तो ये एजम्पशन तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये कि ये निगेटिव स्टेटमेंट है, आप पहले ही एज्यूम कर ले रहे हो कि लोग अनड्यू एडवांटेज लेंगे ही लेंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट होगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ये एजम्पशन फॉलो नहीं होगा, पहला फॉलो होगा। आई होप कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन क्या होते हैं और उनको कैसे रिलेट करना है, ये आप लोगों को एक दो क्वेश्चन से कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। एजम्पशंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, स्टेटमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, और लॉजिकल होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप हाइपोथेटिकली कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। और एजम्पशन हमेशा प्री सपोजिंग होने चाहिए। प्री सपोजिंग मतलब कि वो चीज़ आप पहले सपोज करके चलो कि ये चीज़ तो है ही है, ठीक है, तभी आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये एक्शन एडवाइजेबल है या एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एजम्पशन आपका हमेशा एजम्पशन का फॉलोअप होना चाहिए स्टेटमेंट में, ना कि ये हो कि स्टेटमेंट का फॉलोअप आप एजम्पशन में करो, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। हमेशा एजम्पशन का फॉलोअप स्टेटमेंट में होना चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए स्टेटमेंट से, और लॉजिकल होने चाहिए। ये सब पॉइंट याद रखना, कभी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आर्गूमेंट की बात करते हैं। आर्गूमेंट क्या होता है? एन आर्गूमेंट इज डिजाइन टू आइदर सपोर्ट और डिफेंड अ स्टेटमेंट, ठीक है। एक आर्गूमेंट जो होता है वो हमेशा किसी स्टेटमेंट को या तो सपोर्ट करता है या डिफेंड करता है, कभी उसके अगेंस्ट में बात नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आर्गूमेंट भी क्या होना चाहिए स्टेटमेंट के साथ? पॉजिटिवली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिवली रिलेटेड होना चाहिए आर्गूमेंट को। अगर वो पॉजिटिवली रिलेटेड नहीं है तो वो आर्गूमेंट हमारा वीक आर्गूमेंट होगा और उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हमेशा वही होते हैं जो या तो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करें या फिर डिफेंड करें, ठीक है, वही आर्गूमेंट हमको चाहिए। अब आर्गूमेंट का मैंने तुम्हें बताया दो टाइप के आर्गूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक टाइप होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा टाइप होता है वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, एनालाइज्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड। और जबकि तुम्हारे ये जो होते हैं वीक आर्गूमेंट होते हैं वो भी तीन टाइप के हो सकते हैं, एम्बिगुअस, सिंपल इंफॉर्मेशन और सुपरफ्लुअस, ठीक है। ये मैंने जनरल क्लासिफिकेशन किया, कई लोग इसको और भी वे में क्लासीफाई करेंगे जहाँ पढ़ोगे, लेकिन मेजर तरीके से अगर देखो तो इसी तीन चार टाइप के ही आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के कितने केस हो सकते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? इफ़ एनी आर्गूमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट कैन नॉट बी डिनाइड एंड इट हैज़ लिंक विद द स्टेटमेंट। इट हैज़ लिंक विद द स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी है वो लिंक होना ही होना चाहिए, ठीक है, और वो डिनाई नहीं किया जा सके, ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। तो वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है। अब सपोज करो किसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बात हुआ हो कि लाइट और साउंड का बात हो रहा हो, तो अगर उसमें आर्गूमेंट दिया है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो ये एक जनरल आर्गूमेंट है और यूनिवर्सल आर्गूमेंट है, ये हमेशा एक्सेप्टेड होगा। लेकिन एक्सेप्ट होने की कंडीशन क्या है कि लाइट और साउंड के स्पीड का रिलेशन होना चाहिए इस सेंटेंस में, ठीक है। कुछ बात कही गई हो तो अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ज़रिए जस्टिफाई की जा रही है तो वो हमेशा सही होगी।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट टाइप हमारा कह रहा है एनालाइज ट्रूथ। एनालाइज ट्रूथ कह रहा है कि द डिसीजन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनाइटेड नेशंस और एनी सुप्रीम अथॉरिटी इज ऑलवेज वेलकम्ड एंड डीम्ड एज एन एनालाइज ट्रूथ। देखो भाई, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अगर ले रही है, ठीक है, तो वो एनालाइज ट्रूथ है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, ठीक है। और उस स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पे आपको हमेशा वो चीज़ एक्सेप्ट स्टेटमेंट को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मान लिया जाता है एज इट इज़, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एनालाइज ट्रूथ कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे तुमसे कह दिया गया कभी कि ड्राइविंग लाइसेंस इज़ मैंडेटरी फॉर ड्राइविंग ऑन रोड, ठीक है। ड्राइविंग करने के लिए, आपको सड़क पर ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट ने आरटीओ ऑफिस में बनाया रूल, तो ये आपको फॉलो करना ही करना है। ये एक एनालाइज ट्रूथ है और ये हमेशा सही होगा, ठीक है। अब आता है तीसरा, एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड क्या होता है कि इफ़ एनी आर्गूमेंट इज सेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस देन इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर कोई आर्गूमेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा जा रहा है और वो ट्रुथ है उसका एक्सपीरियंस, तो वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि ऑल बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज शुड बी कंप्यूटराइज्ड। इसका क्या मतलब है कि सारे बैंक ब्रांचेस रूरल एरिया में कंप्यूटराइज करने चाहिए। ये बात क्यों कही जाएगी? क्योंकि किसी को ये एक्सपीरियंस होगा कि रूरल एरियाज में कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे बैंक की ब्रांच फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है सही से, इसीलिए वहाँ पे बैंक की ब्रांच को कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स वैलिड कब होंगे? जब वो आपके स्टेटमेंट को ही या तो सपोर्ट करेंगे या डिफेंड करेंगे, अपने मन से नहीं। अब जैसे वीक आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, केसेस ऑफ वीक आर्गूमेंट्स की बात कर रहा है। सबसे पहला एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। द आर्गूमेंट विच क्रिएट्स डाउट और कन्फ्यूजन इज टेकन एज एम्बिगुअस आर्गूमेंट। कोई भी आर्गूमेंट जो कि आपके मन में शंका पैदा करे वो एम्बिगुअस आर्गूमेंट होगा। और एम्बिगुअस आर्गूमेंट जैसे एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल क्या है? वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली बिकॉज टुमारो वन हैज़ टू डाई। अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे एक आदमी को खाना पीना चाहिए खूब खुल के, क्योंकि कल को किसी को मरना है, ठीक है। तो अगर कल को किसी को मरना है और वो खुल के खा पी रहा है, ठीक है, और फिर खुल के खाने पीने के चक्कर में कोई बीमारी हो गई और मर गए तब, तो यही चीज़ है, ये एम्बिगुअस है, ये आपको एक फैक्ट नहीं है। आप इसको वीक आर्गूमेंट नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, लेकिन उसका वैलिड प्रूफ क्या है आपके पास? नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक एम्बिगुअस बात हो जाएगी। दूसरा होता है सिंपल इन्फॉर्मेशन। अब सिंपल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि इफ़ एनी आर्गूमेंट शोज दैट द सेंटेंस इज इमिटेटिंग और कॉपीइंग एनीथिंग देन इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई आर्गूमेंट ये शो कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो किसी को कॉपी कर रहा है स्टेटमेंट को, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया कि सचिन शुड टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एट हिज एज प्रेफर टू रिटायर, ठीक है। तो सचिन को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्रिकेट से, क्योंकि उसकी एज तक आते आते सारे क्रिकेटर रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारा एक वीक आर्गूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इमिटेशन दिखाता है अदर स्पोर्ट्स या पर्सन से, ठीक है। आपने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि बहुत सारे क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन उसकी एज तक प्रेफर करते हैं रिटायर करने को, इसीलिए सचिन को भी रिटायर करना चाहिए। तो ये एक वीक आर्गूमेंट है, ठीक है। अगर कोई वो काम कर रहा है या कोई काम किसी के वजह से हो रहा है, तो वही काम बार बार हो, उसके लिए आप ये आर्गूमेंट नहीं दे सकते, ये वीक आर्गूमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब क्या है सुपरफ्लुअस? सुपरफ्लुअस क्या होते हैं? इफ़ एनी आर्गूमेंट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देन इट इज़ टेकन एज सुपरफ्लुअस। अगर कोई आर्गूमेंट
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता है, तो फिर वो सुपरफ्लुअस है। अब जैसे कि आपसे ये कह दिया जाएगा कि आप कोई इंसान जाके सूरज का जो भी रोशनी है वो ख़त्म कर देगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसीलिए ये आर्गूमेंट इस तरीके का जो हवाबाजी का आर्गूमेंट होता है, इसको हवाबाजी कहते हैं हम लोग, उस आर्गूमेंट को कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो क्या है, एक सुपरफ्लुअस आर्गूमेंट है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट देखते हैं और आर्गूमेंट का एग्जांपल देखते हैं, और उससे जो है मैं आपको ये सारा टॉपिक एक साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शुड द गवर्नमेंट रोल बैक ऑल द सब्सिडीज ऑन पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट को सारी सब्सिडीज पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस पे हटा लेनी चाहिए? तो पहला आर्गूमेंट हमसे कह रहा है, यस दिस विल लार्जली हेल्प द ऑयल कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि ऑयल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचने का वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और वो लोग इसको कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, जब कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचेंगे तो हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ना वो हमारा एक्सेप्टेबल है। ये जो आर्गूमेंट है हमारा वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। अब ये किस टाइप का स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है? ये इस टाइप का स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एनालाइज्ड आप कह लो इसको, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस कह लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट डेटा से भी आप रिलेट कर सकते हो कि ऑयल कंपनीज प्रोडक्ट कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचेंगी, या फिर आप इसको एक्सपीरियंस बेस कह सकते हो कि लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी ऐसा होता है तो ऑयल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी सही हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, नो द जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या कहना है कि नहीं, जनरल पब्लिक जो है वो इन प्रोडक्ट्स का इंडिया में अभी ओरिजिनल प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये भी आर्गूमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक के वेलफेयर की बात कर रहे हो। ठीक है, ये पब्लिक के वेलफेयर की बात है, तो इसीलिए ये आर्गूमेंट भी एक्सपीरियंस बेस हो सकता है कि जब देखा गया है कि जब भी प्रोडक्ट का आप ओरिजिनल प्राइस लाते हो तो जनता वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो गया। ये पहला और दूसरा ये दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, यस गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइजिंग द प्रोडक्ट एंड द मनी शुड बी चैनलाइज फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब देखो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की कहीं बात हुई थी स्टेटमेंट में? नहीं हुई थी, तो ये क्या है, सुपरफ्लुअस है। और जब ये सुपरफ्लुअस हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सिंपल, जैसे ही सुपरफ्लुअस हुआ ये आर्गूमेंट हमारा रिजेक्ट हो गया। ये एक वीक आर्गूमेंट है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा हमारा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन्स में क्या होता है कि कंक्लूजन्स आर द फैक्ट्स दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ अ गिवन सेंटेंस और पैसेज। ठीक है, कंक्लूजन जो होते हैं वो किसी सेंटेंस या पैसेज के दिए गए कंटेंट में से इन्फर किए जा सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकालना या इन्फेरेंस निकालना ये दोनों ही सेम बात है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अभी मैंने बताया नहीं या शायद छूट गया कि डिसीज़न मेकिंग और कोर्स ऑफ एक्शन ये दोनों भी सेम ही चीज़ है। आप कोर्स ऑफ एक्शन में भी एक डिसीज़न लेते हो और डिसीज़न मेकिंग में भी आपको अगर कोई डिसीज़न लेना रहता है तो वो आप फैक्ट के बेसिस पे ही लेते हो। ठीक है, तो इसीलिए कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीज़न मेकिंग सेम चीज़ हो गई, और कंक्लूजन और इन्फेरेंस ड्रॉ करना भी सेम चीज़ हो गया। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, सेंटेंस या पैसेज में से निकाला जाता है कि आखिर इसका क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, इफ़ स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड विथ 2 और मोर सेंटेंस देन देयर शुड नॉट बी म्यूचुअल कंट्राडिक्शन इन सेंटेंस। अगर स्टेटमेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस से फॉर्म हुआ है तो फिर सेंटेंस में म्यूचुअल कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, रीड केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लेते हो
तो आपका काम 90% आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, तो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो कभी भी इस्टेब्लिश फैक्ट्स, ठीक है, इस्टेब्लिश फैक्ट्स या फिर प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ ट्रूथ के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। अब जैसे कोई कह रहा है कि सूरज पूरब दिशा में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि सन जो है वो वेस्ट में आने लगेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कंक्लूजन जो है वो इस्टेब्लिश फैक्ट्स और प्रिवेलिंग नोशन ऑफ ट्रूथ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। दूसरा, इफ़ डेफिनेट वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, एटलीस्ट, ओनली, एग्जैक्टली एक्सेट्रा आर यूज्ड, देन द कंक्लूजन विल बी इनवैलिड, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देने लगते हैं। आप डेफिनेट तो कर रहे हो कंक्लूजन को, लेकिन वो क्या कह रहा है कि कभी भी डेफिनेट वर्ड आने पर वो हमारा कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। यही चीज़ आर्गूमेंट में भी होती है, यही चीज़ कोर्स ऑफ एक्शन में भी होती है, सब में होती है। डेफिनेट वर्ड्स जहाँ भी आ जाएंगे वो हमारा आर्गूमेंट या कोर्स ऑफ एक्शन या कंक्लूजन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, कीवर्ड ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इफ़ द कंक्लूजन इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटेड एग्जाम्पल देन ऑल्सो द कंक्लूजन विल बी इनवैलिड। अगर कभी कंक्लूजन किसी एग्जाम्पल के साथ आता है, ठीक है, स्टेटेड एग्जाम्पल मतलब स्टेटमेंट में कोई एग्जाम्पल दिया गया है, आपने उसी को एज इट इज़ कॉपी कर दिया कंक्लूजन में, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेटमेंट अपना स्टेटमेंट है और कंक्लूजन उससे ड्रॉ किया गया एक स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन और स्टेटमेंट सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो हमारा इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द मोस्ट पॉल्यूटिंग यूनिट्स आर दोज इंगेज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वो यूनिट्स होती हैं या वो होती हैं संस्थाएं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती हैं मेटल की, ठीक है। दीज यूनिट्स जनरेट हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, सच इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन वॉल्ड सिटी। अब क्या है कि वो ये कह रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं ये बहुत ही जहरीले पदार्थ जो है वो उत्पन्न करती हैं, इसीलिए और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वॉल्ड सिटी में है, ठीक है। तो ये इतना स्टेटमेंट हमको दिया कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वो संस्थाएं फैलाती हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है मेटल्स का। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाली मेटल्स की जो संस्थाएं हैं वो बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट करती हैं, और ये सारी इंडस्ट्रीज इस तरीके की वर्ल्ड सिटी में कंसंट्रेटेड है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही है मेटल की, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज मस्ट बी शट डाउन, ठीक है। अब क्या मस्ट आ गया, जैसे ही मस्ट आया, मस्ट देखते ही कहे कि ये जो है डेफिनेट बनाने लगा, कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। सबसे पहला गलत, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है, इन द वर्ल्ड सिटी देयर इज़ ग्रेटर पॉल्यूशन, बिल्कुल। अब ये कैसे हुआ कि ये कैसे कंक्लूड किया, तो देखो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग यूनिट जो है वो कौन सी हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही है मेटल की वो कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो तुम्हारी वर्ल्ड सिटी में है। तो वर्ल्ड सिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो होगा, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने एक डेफिनेट कंक्लूजन दे दिया है, तो वो फॉलो नहीं होगा। आई होप कि आज मैंने जो स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आप सबको समझाया है वो आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एजम्पशन जो होते हैं वो प्री सपोज्ड होते हैं, बट आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन ये ऐसे होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट के बेसिस पे ही लिए जाते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए ही लिए जाते हैं। बस एजम्पशन क्या होता है कि एजम्पशन प्री सपोज्ड होता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो ये कि जो भी आपका कंक्लूजन हो या आर्गूमेंट ऑफ एक्शन हो या जो भी हो, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। निगेटिव सेंस में केवल कोर्स ऑफ एक्शन कभी कभी होते हैं, वो पढ़ने में निगेटिव लग सकते हैं लेकिन होते वो भी पॉजिटिव सेंस ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव होना इन
कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन या फिर आर्गूमेंट का बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव, यही एक चीज़ है जो कि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से आके टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करो। यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सब लोग बनाना, ठीक है। और फिर इसका सॉल्यूशन मेरे से टेलीग्राम चैनल पे आके डिस्कस करना। मैं भी देखता हूँ, अगर जो लोग सॉल्यूशन देंगे मैं उन्हें बताऊँगा कि उनका सॉल्यूशन सही है गलत। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और प्लीज़ सब लोग अपनी तैयारी में लग जाओ, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, सब लोग अच्छे से तैयारी करो। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं मशीन इनपुट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं डेटा सफिशिएंसी कवर करूंगा। डेटा सफिशिएंसी में कुछ नहीं, मैं 1-2 एग्जांपल बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस है, प्री का भी और मेंस का भी। तो मेंस का भी बैंक वालों का केवल एक टॉपिक इसके बाद बच रहा है, वो है मशीन इनपुट, वो भी मैं करवा दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और डेटा सफिशिएंसी उसी के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब पढ़ो, अब बस सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।